Everyone, myself निवेदिता मिश्रा एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निवेदिता। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं नेशनलिज्म क्या होता है। सो नेशनलिज्म इज़ द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक्चुअली एक फीलिंग है। फीलिंग किस तरह की? एकता की फीलिंग, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहने वाले लोगों के बीच में जब वननेस, एकता की फीलिंग आती है तो उसे ही हम नेशनलिज्म कहते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को एक पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी से नहीं बल्कि अपनी पूरी कंट्री, अपनी पूरी टेरिटरी की आइडेंटिटी से जब देखते हैं तो यही फीलिंग उनकी नेशनलिज्म कहलाती है। ठीक है। नाउ फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब ब्रोक आउट हुआ था हम जानते हैं 1914 में, और इसी के बाद से हम धीरे धीरे देखते हैं कि इंडिया में कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग आई। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1919 में एंड हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडिया में एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को जन्म दिया। कैसे? द ब्रिटिश इम्पोज्ड वॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया, इनकम टैक्सेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वॉर के एक्सपेंडिचर, वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना भी खर्चा आया था वो सारा का सारा खर्चा इंडिया के ऊपर डाल दिया गया। इनकम टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया, कस्टम ड्यूटीज़ को भी बढ़ा दिया गया। प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स डबल ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। जो इसेंशियल गुड्स, ज़रूरी सामान जो हैं, उनके प्राइसेस को, उनके दाम को वॉर के टाइम में बढ़ा दिया गया। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट वॉज मेड इन टू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी का आर्मी में इनरोलमेंट, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटिशर्स ने इंडियन आर्मी में ज़बरदस्ती जो विलेजर्स थे उनका फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती उनकी भर्ती कराई गई। Crop failures resulted in shortage of food material. Influenza epidemic spread in many parts of India. Million of people lost their lives. ठीक है। क्रॉप फेल्योर हुए जगह जगह पर, मतलब फसलें बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड की कमी, खाने की कमी होने लगी। और इसी के साथ साथ एक नई प्रॉब्लम आई इंडिया में, वो थी इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन्फ्लुएंजा एक तरह का डिसीज़ होता है जो कि इंडिया के मैक्सिमम पार्ट्स में उस टाइम में स्प्रेड हो गया था, और इसी की वजह से मिलियन ऑफ पीपल्स ने अपनी लाइफ को लॉस्ट किया था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया में क्रिएट हुई थी। एक तो पहले से ही इंडिया ब्रिटिश के रूल के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में था, और उसके बाद से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसने और नई नई प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर दिया था। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गांधीयन सत्याग्रह। इसी के साथ साथ जब गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आए, वो हम जानते हैं साउथ अफ्रीका में वो गए थे वहाँ पे लॉ की पढ़ाई करने। जब लॉ की पढ़ाई के बाद महात्मा गांधी इंडिया आए, कब? 1915 में। ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पावरफुल मेथड ऑफ स्ट्रगल कॉल्ड सत्याग्रह। इन्होंने एक नया पावरफुल मेथड क्रिएट किया स्ट्रगल का, जो था सत्याग्रह। हम जानते हैं कि वहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट गांधी जी ने इसी सत्याग्रह मूवमेंट से एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती थी। उसी सत्याग्रह के नए पावरफुल मेथड को लेके वो 1915 में जब इंडिया आए तो उन्होंने ये सत्याग्रह यहाँ पे भी लॉन्च किया। सत्याग्रह क्या है? तो सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ और ट्रुथ फोर्स। ठीक है। सत्याग्रह का लिटरली मीनिंग यही होता है कि सच के ऊपर फोर्स करना, ट्रुथ को फोर्स करना। इट वॉज अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल इंट्रोड्यूस्ड बाय गांधी जी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये एक अहिंसा का मूवमेंट था, नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी कि अहिंसा का मूवमेंट था जो कि गांधी जी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर 1915 में इंट्रोड्यूस किया था। इट परस्यूएडेड द ओपोनेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। इस मूवमेंट में क्या था कि सत्याग्रह का मतलब ही होता है जो तुम्हारा ओपोनेंट है, जो तुम्हारा विरोधी है, उसको परस्यूएड करो, उसको समझाओ कि वो ट्रुथ की शक्ति को समझे, वो सच की ताकत को समझे।
If the cause was true and if the fight was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. अगर तुम्हारा कॉज सही है, अगर जिस कारण से तुम लड़ रहे हो वो ट्रूथ है, वो सही है, और तुम्हारी फाइट जो है वो हमेशा इनजस्टिस, अधर्म के खिलाफ है, तो तुम्हें फाइट करने के लिए किसी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी. Then hunger strikes, peaceful demonstration, strike, हड़ताल and non-cooperation with the government are some methods of सत्याग्रह. सत्याग्रह जब स्टार्ट हुआ तो मेनली क्या क्या चीज़ें देखी गई उसमें? हंगर स्ट्राइक्स, भूख हड़ताल हुई. पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि बिना किसी हथियार के ये शांति से अपना विरोध जताना. स्ट्राइक्स की गई, हड़तालें हुई, और नॉन कॉपरेशन जैसे कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ स्टेप्स लिए गए इस सत्याग्रह के अंदर. अब फर्स्ट 3 सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी इन इंडिया. ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में ये मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है कि व्हाट वर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट्स लॉन्च बाय गांधी जी. तो कौन कौन से 3 मूवमेंट्स थे? चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट और मिल वर्कर्स मूवमेंट सॉरी. तो ये 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स गांधी जी ने लॉन्च किए थे. सबसे पहला हमारा चंपारण मूवमेंट 1916 में लॉन्च हुआ था. इट वाज द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स इन द इंडिगो प्लांटेशन ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. ठीक है, ये मूवमेंट इंडिगो प्लांटेशन जो नील की खेती होती है उसके वर्कर्स जो थे, इंडिगो प्लांटेशन के वर्कर्स या फार्मर्स कह सकते हैं हम, चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ के लोगों ने ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था. ये ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट ये मूवमेंट चलाया गया था. वो था क्या एक्चुअली कि इंडिगो जो था, नील की खेती की वजह से ज़मीन की उर्वरक क्षमता यानी कि ज़मीन की फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती थी, जिसकी वजह से बाकी ग्रेन क्रॉप्स उगाना बहुत मुश्किल होता था फार्मर्स के लिए. लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती गवर्नमेंट जो थी उन्हें नील उगाने के लिए परसुएट करती थी, ज़बरदस्ती उन्हें उनसे ये काम करवाती थी. लेकिन क्यों ऐसा करवाती थी गवर्नमेंट? क्योंकि उसे इंडिगो के सप्लाई से, इंडिगो के एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, और इसी के अगेंस्ट चंपारण मूवमेंट लॉन्च किया गया 1916 में. नेक्स्ट इज खेड़ा मूवमेंट. खेड़ा मूवमेंट जो कि 1917 में लॉन्च हुआ था. क्रॉप फेल्योर एंड प्लेग एपिडेमिक मेड द लाइफ ऑफ द फार्मर मिजरेबल इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, सो दे स्टार्टेड अ मूवमेंट अंडर गांधी जीज लीडरशिप विद द डिमांड फॉर अ रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू. ठीक है, क्रॉप फेल्योर यानी कि जब फसलें बर्बाद हो गई और प्लेग एपिडेमिक कुछ अकाल हुआ, उसके बाद से फार्मर्स की लाइफ, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, वहाँ पे पीजेंट्स की लाइफ बहुत मिजरेबल हो गई थी, बहुत दुखद जिंदगी वो जी रहे थे. सो दे स्टार्टेड अ मूवमेंट अंडर गांधी जी लीडरशिप. तो उन्होंने गांधी जी के लीडरशिप के अंदर एक मूवमेंट लॉन्च किया जिसमें उनकी डिमांड क्या थी? रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू. वो लैंड रेवेन्यू जो ज़मीन पे लगने वाला कर था उसमें कमी चाहते थे, रिडक्शन चाहते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस टाइम पे लैंड पे बहुत इमेंस, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लगा रखा था. द थर्ड वन इज मिल वर्कर्स मूवमेंट. मिल वर्कर्स मूवमेंट ये अहमदाबाद में लॉन्च हुआ था. ये क्या था? लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन फोर्स द मिल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद टू स्टार्ट अ मूवमेंट अंडर गांधी जी लीडरशिप इन 1918. 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी के लीडरशिप के अंदर एक मूवमेंट लॉन्च हुआ था. ये किसने लॉन्च किया था? मिल वर्कर्स का मूवमेंट था. वो लोग क्या मांग रहे थे? उनकी डिमांड क्या थी कि उन्हें फोर्स्ड जो मिल के मालिक थे उनसे वो उन्हें बहुत लो वेजेस, बहुत कम वेजेस और उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत बेकार थी, तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट मांग रहे थे. ये थे 3 मेन सत्याग्रह मूवमेंट जो कि इंडिया में गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किए थे. अब नेक्स्ट है हमारा रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट क्या था? 1919 में ये पास हुआ था. दिस एक्ट गेव द government the power to imprison any person without any trial for period of 2 years. ये रॉलेट एक्ट एक्चुअली ब्रिटिश से लॉन्च हुआ था. इम्पीरियल कोर्ट ने ब्रिटिश के लॉन्च किया था ये इंडिया में, ये रॉलेट एक्ट 1919 में. इस एक्ट ने गवर्नमेंट को ये पावर दी थी कि वो किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के, वो किसी भी पर्सन को बिना कोर्ट में ट्रायल के
2 सालों के लिए जेल में डाल सकता था। एम ऑफ दिस एक्ट वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेशनल मूवमेंट बाय इम्प्रेशनिंग द नेशनल वर्कर्स। इस एक्ट का मेन मोटो, मेन एम यही था कि जो भी नेशनल मूवमेंट्स चल रहे हैं इंडिया में, उन सब के प्रति ये अपना विरोध जता रही थी गवर्नमेंट। क्या करके लोगों को, नेशनल वर्कर्स को जब वो जेल में डाल देगी तो मूवमेंट्स करेगा कौन, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट लॉन्च किया था। इट वॉज अ ब्लैक लॉ बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स। ये एक ब्लैक लॉ था, इसे एज अ ब्लैक लॉ माना गया, काला कानून माना गया। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन के बेसिक राइट्स के अगेंस्ट था। प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट 1919 में जब ये रॉलेट एक्ट लॉन्च हुआ तो इसका प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत लार्ज स्केल पे लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया था। देखते हैं कैसे। सो रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च हुआ, इसके अगेंस्ट गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। हड़ताल वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को हड़तालें ऑर्गेनाइज की गई, रैलीज कंडक्ट की गई, शॉप्स को बंद कर दिया गया, वर्कर्स अपना काम छोड़ के स्ट्राइक पे आ गए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो गया। These protests led to the जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर का नाम आपने पहले भी सुना होगा, और ये रॉलेट सत्याग्रह की ही वजह से ये इतना बड़ा कांड हुआ इंडिया में। सो जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था? On 13 April 1919, a public meeting was organized at Jallianwala Bagh in Amritsar to protest against the arrest of national leaders. इसी रॉलेट सत्याग्रह के अंतर्गत अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग, जहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को एक पब्लिक मीटिंग बुलाई गई थी। कुछ नेशनल लीडर्स ने एक पब्लिक मीटिंग बुलाई थी। किस लिए बुलाई थी? कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत जिन भी नेशनल लीडर्स को अरेस्ट किया गया है उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैनी विलेजर्स हु केम टू अटेंड अ फेयर वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द पार्क। और उस टाइम विलेज में कोई फेयर भी था, कोई मेला भी लगा हुआ था, और उसे भी अटेंड करने के लिए बहुत सारे विलेजर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। General Dyer reached the meeting place along with British troops. He ordered the troops to fire. The firing lasted for nearly 10 minutes. और उसी समय जनरल डायर, उस समय कमांड जनरल डायर के पास थी। मार्शल लॉ लग चुका था। मार्शल लॉ क्या था? कि कोई भी इंसान अपने पास हथियार नहीं रख सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट के ही ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के ही वर्कर्स अपने पास हथियार रख सकते हैं। उस टाइम पे मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका था, इस वजह से किसी पर्सन के पास कोई भी अपना हथियार नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट के ही वर्कर्स के पास हथियार थे। और उसी टाइम जनरल डायर ने कमांड ली। जनरल डायर ने क्या किया? वो उस मीटिंग प्लेस पे जलियांवाला बाग में पहुंचा। और जलियांवाला बाग की एक खासियत है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही डोर है, एंट्री एग्जिट हर वर्क के लिए बस एक ही डोर है। उस डोर को उसने क्लोज कराया। उसके बाद से उसने पुलिस को ऑर्डर क्या दिया कि जो भी यहाँ पे क्राउड प्रेजेंट है, जो भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, उन सब के ऊपर उसने फायरिंग स्टार्ट करा दी। और ये फायरिंग करीबन 10 मिनट तक चली थी। वहाँ से कोई भाग नहीं पाया, सब लोग वहीं थे, सबके ऊपर फायर किया गया। More than 1,000 people were killed and many were wounded. This incident is called Jallianwala Bagh massacre. इस इंसिडेंट में करीब हज़ारों लोग मारे गए थे और उससे कहीं ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और एक और बात, उसी जलियांवाला बाग में एक कुआं भी था, एक वेल भी थी। कितने लोगों ने तो फायरिंग से अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए, जिसकी वजह से और ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। और यही पूरा इंसिडेंट जलियांवाला बाग मैसेकर कहलाता है। इसका भी शॉर्ट नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। नाउ जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को एक ओवरव्यू पिक्चर मैंने आपको दिखाई है कि किस तरीके से पुलिस उनके ऊपर फायरिंग कर रही थी। और ये हैं जनरल डायर, जिनकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ था।
तो यहीं पे मैं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट एंड करती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।